पेडागोजी की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यह है कि इसके 3 प्रश्न आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जो आते हैं इसके सिद्धांत के अंदर से। उसके अलावा भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली, जैसे कि हिंदी पेडागोजी में पूछे जाएंगे या ईवीएस पेडागोजी में भी पूछे जाते हैं। कई बार सीडीपी में भी कथन के रूप में पूछा जाता है कि ये बताओ बच्चे सक्रिय रूप से स्वयं करके सीखते हैं, ये कथन किसने दिया है। नीचे ऑप्शन दे देगा जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग वगैरह वगैरह, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पहचानना होगा कि ये कथन किसने दिया है। और ये कथन सिद्धांतों के अंदर लिखे हुए नहीं होते, इसलिए इस वीडियो में या इस सिद्धांत के अंदर मैंने नई चीजें कुछ ऐड की हैं छोटी छोटी, जो आपको डायरेक्टली प्रश्न सॉल्व करने में आसानी या हेल्प करेगी। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं, वो आप सबको पता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजें और समझते हैं जो जीन पियाजे ने बोली है, उनके छोटे छोटे सिद्धांत है उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 4 बिंदु लिखे हैं, ये 4 बिंदु आप नोट करेंगे फटाफट से। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जैसा आप चाहे, जैसा बेहतर लगे। क्योंकि ये 4 ऑप्शन जो है, ऑप्शन नहीं एक्चुअली पॉइंट जो है, वो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जीन पियाजे का प्रश्न आएगा और उसमें लिखा होगा जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए होंगे, 4 में से एक लाइन इनमें से कोई एक होगी। या फिर इस तरह से दे देगा कि एक लाइन देगा, बच्चे खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये कथन किसने कहा है। तो आपको नीचे 4 मनोवैज्ञानिक के नाम देगा, आपको पहचानना होगा। और ये प्रश्न अभी 2019 के सीटेट में, सॉरी 2021 के सीटेट में अभी ऑनलाइन एग्जाम वाले में आया था, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे हैं। देखिए, तो इनके पॉइंट क्या है, इनका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। बच्चे समझकर सृजन करते हैं। सृजन का मतलब होता है कि बच्चे उसको क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो समझ है, जो बच्चे की समझ है, समझ से यहां पे संबंध संज्ञान से है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब यही होता है, जो भी हमारी ब्रेन से रिलेटेड, एक सेकंड, तो समझ का जो सीधा संबंध है वो संज्ञानात्मक विकास से है। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये है कि जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं होती है वो आपके संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। बुद्धि नहीं, सिर्फ बुद्धि नहीं, बुद्धि जो होता है वो सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का एक पार्ट है, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके अलावा जो और भी क्षमताएं होती हैं, जैसे हमारी सोचने की क्षमता है, या हमारी स्मृति जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, या हमारे विचार करने की, कल्पना करने की शक्ति, अमूर्त चिंतन करने की शक्ति, और उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी क्षमताओं का, किसी समस्या को सॉल्व करने की क्षमता, समस्या सॉल्विंग जो होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तो संज्ञानात्मक विकास अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वाइड चीज है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारी छोटी छोटी क्षमताएं जो होती हैं, जो हमारी मानसिक और बौद्धिक क्रियाओं से रिलेटेड होती है, वो सारी क्षमताएं संज्ञानात्मक विकास के अंदर आपकी आती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है समझ। तो इन्होंने कहा जीन पियाजे ने कि समझ का सृजन करते हैं बच्चे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो समझ है या जो ज्ञान है वो किसी दूसरे के द्वारा दिया नहीं जाता। जैसे अगर हम ये बात मान ले कि जो आपका कोई भी एक ज्ञान है वो कोई व्यक्ति बच्चे के अंदर डाल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जीन पियाजे के अनुसार वो कहते हैं कि बच्चा जो है खुद से अनुभव करके, खुद से ही जो है अपने वातावरण के साथ में इंटरेक्शन करके, खोज करके, तोड़फोड़ करके, चीजों के साथ में उलझ करके ज्ञान को सीखता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि बच्चा जो है, अगर आपके घर में खाना बनता है, जैसे कि मान लीजिए कुकर में आपने खाना बनाया और कुकर आपका गर्म है, या पतीला खाने का गर्म है, और आप बच्चे से बोलेंगे कि इसको छूना मत, इसको छूने से हाथ जल जाता है, तो ये बात बच्चा कभी याद रखेगा ही नहीं। ये बात बच्चे के दिमाग में कभी नहीं रहेगी। एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा इस चीज का कि आपने उसको क्या कहा है। अगर 2 साल का बच्चा है तब भी नहीं पता चलेगा उसको कि ये क्या है, कि आपने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है कि ठंडा है या गर्म है। उसके बाद जब बच्चे का हाथ उस पर टच होगा और वो हाथ उसका जलेगा, तो वो एकदम से हटाएगा, वो तो प्रतिवृत्ति क्रिया में आ जाएगा आपका। लेकिन जैसे ही उसने हटाया और एक बार उसका हाथ जल गया, तब उसको वो चीज समझ में आ गई है, तब उसके अंदर वो चीज अर्जित हुई है और दोबारा से वो उस चीज को नहीं छुएगा। इसी तरह से और भी चीजें होती हैं जिन चीजों से बच्चे को डर लग जाता है, तो बच्चा उन चीजों के पास में नहीं जाना पसंद करता। तो ये क्या है, आपके कहने से या किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से या किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, नकल करके ज्ञान नहीं आता या समझ नहीं आती या संज्ञानात्मक विकास नहीं होता। जीन पियाजे कह रहे हैं जब तक बच्चा खुद से ना कर ले उस चीज को, तब तक समझ नहीं आती।
इनके कहने का मतलब यह है कि बच्चे समझ का सृजन खुद से कर रहे हैं। और यही जब हम इसको ले जाते हैं कक्षा में या क्लास में अपने और पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं एजुकेशन से, तब भी वो ये कह रहे हैं कि आप ये मत करो कि बच्चों को थोप दो उनके ऊपर कोई भी चीज, या बच्चों को जो है बोल के समझा दी, कोई भी एक टॉपिक लेके उसके ऊपर लेक्चर दे दिया, व्याख्या दे दी और काम खत्म हो गया। वो सीखेंगे ही नहीं, उनके अंदर वो समझ आएगी नहीं जब तक वो खुद से नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल करवाओ, बच्चों को खुद करने दो, जितने भी काम है, जितनी भी चीज आप सिखा रहे हो उसमें बच्चों को इंक्लूड करो और बच्चों को करने दो। जैसे कि इन्होंने लास्ट में लिखा है फोर्थ में कि बच्चे सक्रिय रूप से स्वयं करके सीखते हैं। क्या है? सक्रिय रूप से स्वयं करके सीखते हैं। ये बिल्कुल सीधी लाइन बोल रहे हैं और ये आपका जो है एनसीएफ 2005 में भी लिखी हुई है लाइन, और आपकी एनईपी 2020 वाली जो आपकी आई है उसमें भी लिखी हुई है ये लाइन। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत जबरदस्त जो है, और इसके अंदर से बहुत सारे टैग वर्ड भी निकलेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि खोज से मतलब यह है कि बच्चा जो है किसी भी चीज के अंदर, जब उसके अंदर जिज्ञासा आती है किसी चीज को जानने की, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक खिलौना है या आपके घर में जो है एक स्पीकर है, और ये काम आपने बचपन में जरूर किया होगा, हमने भी किया था। जैसे रेडियो होते थे बचपन में या कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर टाइप के होते थे, तो हमें देखते थे कि इसके अंदर आवाज कहाँ से आती है। तो और भी चीजें मन में इतने सारे सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको खोलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको तोड़ फोड़ देंगे या खोल देंगे, उसके पुर्जे अलग कर देंगे, उसके अंदर से एक चुंबक निकलती थी और उस चुंबक से फिर हम खेलते थे पूरे दिन। तो ये काम जो है ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये खोज ही है एक तरह की। ये जितने भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये सारी खोज के अंदर आती है, जो जीन पियाजे बोल रहे हैं कि बच्चा जो ज्ञान का निर्माण करता है वो खोज करके करता है। तो इसी तरह से बच्चे को जो है नई नई अन्वेषण करने के अवसर दो सीखने के लिए। उसके अलावा संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। तो नकल पर आधारित नहीं है, यानी कि बच्चा जो है देख के नहीं सीखेगा, कोई भी चीज नकल करके नहीं सीखेगा। वो जब तक उसमें खुद से इंक्लूड नहीं हो जाता, जब तक खुद से जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता उस एक्टिविटी में, तब तक उस चीज को नहीं सीखेगा। तो यही हमने बात की अभी इतनी देर से। पूरा चारों ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन लाइन अलग अलग है, तो इनको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक पॉजिटिव टैग वर्ड की जब हम बात करते हैं तो इन 4 लाइनों में बहुत सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। जैसे कि मैं बात करूं खोज, यहां पे नोट करना खोज के द्वारा, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है जहां पे पूछे ना कि बच्चे के अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जिस ऑप्शन में आता है ना बच्चे खोज के द्वारा सीखेंगे वो ऑप्शन राइट होता है। ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे खुद से, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके अलावा सक्रिय रूप से, तो जहां पे बच्चे सक्रिय होते हैं जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका राइट होता है, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी में हो चाहे सीडीपी में हो, कहीं भी हो। सक्रिय रूप से करके सीखना जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, बच्चे करके सीखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं जो कि आपके सीटेट में जो है ये प्रश्न के अंदर आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं, और इन शब्दों से कई बार प्रश्न बन भी जाता है। जैसे कि वो जो है एक कथन दे देगा आपको कि इस तरह का कथन देगा कि एक टीचर जो है वो कक्षा में पढ़ा रही है, कक्षा 3 की क्लास में बच्चे को पढ़ा रही है, और वह उनके पूर्व अनुभव का इस्तेमाल करते हुए नए संप्रत्यय को उनसे जोड़ते हुए जो है बच्चों को करके सिखा रही है। तो इसके हिसाब से जो है किस प्रक्रिया का या किस चीज का इस्तेमाल जो है, किस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वहां पे हो रहा है, और ऑप्शन में आपको दे देगा आत्मसातकरण, समायोजन, स्कीम्स, स्कीमा या अनुकूलन, इस तरह के 4 ऑप्शन देगा। तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि वहां पे इन शब्दों का मतलब क्या है। और कई बार जो है जीन पियाजे के प्रश्न में जो है, प्रश्न के अंदर ऐसे शब्द आते हैं कि जीन पियाजे जो है बच्चे के समायोजन के बारे में एक कथन कहते हैं, बताओ समायोजन का मतलब क्या है, इस तरह का मतलब। तो इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो इनका अर्थ समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली समझेंगे पूरे अपने लाइफ से रिलेट करके। देखो अनुकूलन है, आत्मसातकरण है, समायोजन है, एक होता है समावेशन, आप सबने सुन रखे हैं ये शब्द। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है और क्या इनमें अंतर है, तो चलिए बेसिक से समझते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात रूप से अपने समाज के, अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की जन्मजात क्षमता या प्रवृत्ति होती है। क्या कहा, दोबारा सुनते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि एक नवजात शिशु में जन्मजात ही अपने समाज के साथ सामंजस्य करने की, यानी कि एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है, जिसको अनुकूलन कहते हैं। तो एडजस्टमेंट जो है वो इन तीनों में से कोई नहीं है। एडजस्टमेंट करने की क्षमता जो है उसको अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। क्लियर। तो अनुकूलन जो है वो सिर्फ एक क्षमता है, ये क्षमता कि हम अपने वातावरण के साथ में एडजस्टमेंट
कर सकते हैं। ठीक है, उसकी दो प्रक्रियाएं हैं, तो दोनों को अलग अलग है और प्रश्न बनते हैं इन दोनों प्रक्रियाओं से। ठीक है, तो वो प्रक्रियाएं क्या क्या है? पहली प्रक्रिया है आत्मसात्करण और दूसरी प्रक्रिया है समायोजन। आत्मसात्करण को बोल रहे हैं एसिमिलेशन और समायोजन को बोल रहे हैं अकोमोडेशन। समायोजन को हम एडजस्टमेंट समझते हैं एक्चुअल में, कई बार हम अपने दिमाग में ही मानते हैं ना समायोजन करना मतलब एडजस्टमेंट करना, नहीं है। समायोजन का मतलब अकोमोडेशन है, एडजस्टमेंट सामंजस्य होता है, सामंजस्य वर्ड पढ़ा है ना, ये समंजन वो एडजस्टमेंट होता है। तो इन दोनों का मतलब क्या है? दो प्रक्रियाएं हैं। अब मेन यही है, तो मैं आपको बता दूं आत्मसात्करण को ही समावेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समावेशन। ओके, तो इन दोनों में मतलब यह है कि जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है और उस ज्ञान के निर्माण में अपने पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान को इस्तेमाल करके संप्रत्यय को समझता है, तो उसको हम कहते हैं आत्मसात्करण। ठीक है, क्या समझे कि बच्चा जो है किसी भी नए ज्ञान को समझने के लिए या नई चीज को सीखने के लिए जब पुराने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा हो तो वहां पे क्या है? आत्मसात्करण है। और जब किसी भी नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, नया ज्ञान को एज इट इज उसी फॉर्म में ग्रहण करके अपने अंदर जो है उसको समा रहा है या अपनी समझ को जो है उसके अकॉर्डिंग ढाल रहा है, अपने आप को उस वातावरण में ढाल रहा है, तो वहां पे समायोजन हो जाता है। सिर्फ फर्क इतना है, दोनों में जो है ज्ञान का निर्माण हो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों में बच्चा सीख रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि आत्मसात्करण में पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल होता है और समायोजन में पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता है। अब उदाहरण से समझना है इसको। देखिए, आत्मसात्करण में क्या है? सिर्फ इसमें सीखना ही नहीं होता, बच्चे की क्रियाएं भी होती हैं। जैसे कि बच्चा एक क्रिया करता है कि बच्चे के सामने आप एक मान लीजिए 1.5 साल का बच्चा है या 2 साल का, 1.5 से 2 साल के बीच का बच्चा, तो आप उसके सामने कोई भी चीज रखेंगे वो उसको उठा के खाने लगता है। जैसे अगर मैं ये मार्कर भी उसके सामने रखूंगा तो इसको भी खा के मतलब उठा के मुंह में रखेगा। अगर आप उस बच्चे के सामने कोयला भी रखेंगे, मिट्टी भी रखेंगे, तो वो उसको उठा के खाएगा। क्यों? यहां पे पहली चीज तो वो क्रिया है, सिर्फ चलो प्रतिवृत्ति क्रिया है, लेकिन वो उसको खा रहा है, वहां पे उसका पूर्व ज्ञान ऐड हो रहा है, क्योंकि उसको खाने की क्रिया पता है। उस बच्चे को खाने की क्रिया पता है, उसके जो ज्ञान में है समाहित पूर्व ज्ञान जो है वो खाने की क्रिया है, इसलिए उसने वो क्रिया की है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे आत्मसात्करण हुआ है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल पे समझते हैं। इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे अगर ये बात करूं कि 4 - 2 बराबर क्या होता है, तो इसमें जरूरत पड़ेगी जोड़ने की। मतलब पहले जोड़ने का स्किल आता है, बाद में घटाने का आता है। तो यहाँ पे जब हम जोड़ने वाले स्किल का इस्तेमाल करके बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो क्या हुआ? जोड़ना। और अब ये करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया? आत्मसात्करण हुआ। और एग्जाम्पल समझते हैं, ये थोड़ा कठिन हो गया, आई थिंक मुझे ऐसा लगा आपके सर के ऊपर से ना चला जाए। एक बार और समझते हैं। यहाँ पे क्या है? बच्चे ने ये सीखा कि 2 + 4 = 6। ये बच्चे को आता है, इतना आता है। अब मैंने बच्चे को और क्या दिया? मैंने दिया उसको 22 + 32। अब बताओ क्या होगा? उससे एक लेवल आगे गया ना। तो यहां पे क्या है? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए उसका जो पूर्व ज्ञान है उसको ये आता है, ये ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है इसको सीखने के लिए। तो ये क्या हुआ? आत्मसात्करण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से और समझते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं उसको जो है एक सवाल देता हूं बच्चे को कि आप जो है ये करो। अब यहां पे क्या है? बच्चे ने 10 तक के पहाड़े याद कर रखे हैं। ठीक है, 10 तक के टेबल्स उसको याद हैं। तो यहां पे क्या है? यहां पे 4 के टेबल की जरूरत पड़ेगी। 4 × 12, 2 लिखेगा, 4 दूनी 8। तो यहां पे क्या है? उसके पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल होगा। तो ये सीखने के लिए, गुणन की प्रक्रिया सीखने के लिए उसके जो पहाड़े हैं और जो उसकी संख्या है, उसका नंबर भी तो पता है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये गुणा का निशान है, ये चीज भी तो उसको पता है ना, तभी तो वो इस सवाल को हल कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? उसकी जो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है अब इसको सीखने में, वो क्या हो गया? आत्मसात्करण या समावेशन हो गया। क्लियर है? अब ये चाहे व्यवहार में ले लो या क्लास में ले लो, बात एक की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समायोजन में क्या होता है? समायोजन में ये होगा कि मैंने आपको ये बताया कि जो आपका
एक तरह से ये बात करते हैं कि बच्चे को ये पता है कि कुत्ता क्या होता है, कुत्ते को उसने घर में देखा है, ठीक है। तो कुत्ते की 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, इस तरह का दिखता है, भौं भौं करता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे को पता है। अब जब उसने बिल्ली देखी तो वहां पे कुत्ते से कोई रिलेशन नहीं होगा। वहां पर हालांकि बिल्ली के भी 4 टांगे हैं, पूंछ है, लेकिन वहां पे बच्चे को क्या है, ये कुत्ता तो नहीं है, इसकी अलग विशेषताएं दिख रही हैं। तो यहाँ पे उसका पूर्व ज्ञान काम नहीं आएगा, उसको मानना पड़ेगा कि ये जो है अलग टाइप के एक जानवर है, एक पशु है और इसका नाम बिल्ली है, ठीक है। अब वो किसी भी नई चीज को देखेगा तो वहां पे वो उस चीज को पहचान करके वो समझ जाएगा कि ये एक नई चीज है और मुझे इसको मान लेना है। तो जहां पे पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे क्या है, उसको हम बोलते हैं समायोजन, ठीक है। और अधिकतर मैं बता दूं आपको, मोस्टली 90% चीजों में आत्मसातकरण या समावेशन होता है, समायोजन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि यहां से सीधा बच्चा वहां उस चीज को नहीं सीख सकता। इसीलिए तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के चरण बनाए हैं, इसीलिए तो बनाए हैं कि बच्चा जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहा है। पहले इतनी चीज को, पहले वो पहले चरण को पूरा करेगा तब दूसरे चरण में जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले चरण को छोड़ के वो सीधा दूसरे में, या दूसरे को छोड़ के तीसरे चरण में सीधा चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि समायोजन भी जरूरी है, समायोजन रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं या कोई भी हमारी जिंदगी में कुछ नया होता है, एकदम से नई दुर्घटना या घटना होती है, तो वहां पे हमें जो है समायोजन की क्षमता बहुत काम आती है, क्योंकि वहां पे पूर्व ज्ञान नहीं होता, एकदम से लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया। तो वहां पे हमें एडजस्ट होना पड़ता है, वहां पे हमें जो है समायोजन करना पड़ता है कि हाँ ये नई चीज है और मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। अब बात करते हैं हम स्कीम्स और स्कीमा की। तो ये दोनों वर्ड जो है एक जैसे सुनने में भी और देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं पढ़ने में, कि स्कीम्स और स्कीमा जो है एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको समझे बिना इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आप जो है उसको गलत कर दोगे, क्योंकि इसमें अंतर पता नहीं चल पाता। देखिए पहले बात करूंगा मैं स्कीमा की, उसके बाद में बात करेंगे स्कीम्स की। स्कीमा क्या है, ये आपने वर्ड तो सबने सुना है कि प्याजे के अनुसार जो है वगैरह वगैरह एक प्रश्न आता है, बताओ उसके हिसाब से जो है नहीं इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन में दिया होता है स्कीम्स, स्कीमा, अनुकूलन, एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो स्कीमा हम तुक्का मारते हैं कि हो सकता है स्कीमा हो सकता है स्कीम्स हो, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। एक्चुअल में मतलब ये है कि स्कीमा जो है वो सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। मतलब एक तरह का मानसिक विचार कह लो, या एक तरह का जो है हमारे दिमाग में नॉलेज कह लो, संज्ञान कह लो उसको, छोटा सा, जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। बच्चे के हिसाब से इसको देखते हैं, जैसे कि बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा ये है कि एक का सिंबल क्या होता है, मतलब नंबर 1, जैसे कि मैंने यहां लिखा 1, बच्चे के आगे में ये है 2 या बी लिख दिया मैंने। तो इसको देख के बच्चे ने जो है इसको देख लिया और इसको पढ़ लिया, उसके दिमाग में यह है कि ये बीज होता है। तो ये एक तरह का स्कीमा है जो उसके दिमाग में फिट है, इसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, जब किसी दुकान पे जाएगा, जब कहीं तुम पार्क में घूम रहे होगे, वहां पे अगर 1 लिखा होगा तो बच्चा उसको देख के पढ़ लेगा कि हाँ इसको 1 कहते हैं। या बी लिखा होगा तो बच्चा ऐसे देखा होगा, अपनी गाड़ियां खड़ी होती है ना, तो बच्चे जो है उसके नंबर प्लेट पे पढ़ने लगते हैं AUB053 इस तरह से। तो वो सामान्यीकरण कर रहे होते हैं बच्चे। तो कोई भी मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, ये तो हमने बच्चों की बात की है। अगर हम बड़ों की बात करेंगे तो बड़ों के दिमाग में भी बहुत सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारे दिमाग में मानसिक क्रियाएं होती है, जैसे कि मुझे खाना खाना है, जैसे कि आपके दिमाग में है कि मुझे पढ़ाई करनी है, वीडियो देखनी है। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं जो मन में चलते रहते हैं, जिनका उपयोग हो किसी चीज में, वो आपकी स्कीमा है। तो सिंपल वर्ड में इसको समझ सकते हैं कि एक तरह की मानसिक क्रियाओं को स्कीमा कहते हैं जो प्याजे है। अब स्कीम क्या है, स्कीम व्यवहारों का संगठित रूप है। क्या है, व्यवहारों का, मानव व्यवहारों का संगठित रूप है। जैसे कि एक ही काम के बहुत सारे छोटे छोटे पहलू होते हैं या छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं नहाने की बात करूं तो नहाना सिर्फ एक अपने आप में एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि वो मेरे व्यवहारों का समूह होगा। कैसे, नहाने के लिए आपको कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको जो है कपड़े चाहिए, कपड़े भी हमारे कई सारे होंगे। उसके अलावा हमें जो है पानी चाहिए, अब पानी के लिए बाल्टी चाहिए। अगर हम उसको गर्म करना है तो हमें जो है उसके लिए कुछ और भी चाहिए, हीटर या जो भी गीजर वगैरह जो भी। उसके अलावा हमें साबुन चाहिए और शैम्पू चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर हम उसकी प्रक्रिया करेंगे, फिर हमें शूज भी चाहिए।
तो मतलब उसके अंदर इतने सारे जो छोटे छोटे व्यवहार हैं आपके, जिनको संगठित रूप में बात करें तो नहाना हो गया। अब इसी तरह से मैं जैसे अगर बच्चे की बात करूं तो स्कूल के लिए तैयार होना, एक वर्ड है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटे से आप कह रहे हैं बेटा स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या स्कूल के लिए तैयार होना एक छोटी मानसिक क्रिया है या पूरा ये व्यवहारों का संगठित रूप है? तो व्यवहारों का संगठित रूप में क्या आएगा, बच्चे के तैयार होने में क्या क्या आएगा, बच्चे के ड्रेस पहनना को स्कूल की, बच्चे के शूज पहनना, सॉक्स पहनना, उसके शूज के लेस बांधना, उसको बैग चेक करना पड़ेगा, बैग में उसके जो है किताबें हैं या नहीं है, पेंसिल है या नहीं है, वो सब चीजें, ब्रेकफास्ट भी उसी में आ जाएगा, स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, तब जाके वो इतनी सारी चीजों को तैयार करके और स्कूल जाएगा। तो ये जो हुआ ये व्यवहारों का एक संगठित रूप है। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि इन सारे व्यवहारों से पहले ये सारी संरचना जो है हमारे दिमाग में होती है, लेकिन वो भी मानसिक क्रियाओं का एक समूह है, वो कोई एक छोटी मानसिक क्रिया नहीं है। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये एक छोटा रूप है, लेकिन इन दोनों में जो मेन अंतर है वो बता देता हूं। मेन अंतर क्या है, इन दोनों में मेन अंतर ये हुआ कि जो स्कीमा है वो अंदर है और जो स्कीम्स है वो बाहर है। नहीं समझे? देखो, स्कीमा जो है वो थॉट्स है, वो एक तरह की मानसिक संरचना है जो हमारे दिमाग के अंदर है, सिर्फ हम उसको सोच रहे हैं या हमारे दिमाग में कोई भी थॉट्स आया है, कोई आइडिया आया है किसी काम को करने का, वो मानसिक संरचना है जो हमारे दिमाग के अंदर है। और स्कीम्स क्या हो गया, स्कीम्स है जो हमारे व्यवहार हैं, जो हमें सामने से दिख रहे हैं, चाहे हमारे हो या दूसरे व्यक्ति के हो। हालांकि उससे पहले मन में सारी थॉट्स आती हैं, भाई हम प्लानिंग करते हैं, मैं कहूँ कि शॉपिंग करने जाना है तो मैं सारी चीजें दिमाग में फिट करूंगा, मुझे वहां जाना है, उस रास्ते से जाना है, वहां रेड लाइट होगी, वहां मुझे रुकना पड़ेगा, वहां से ये सामान खरीदूंगा, दूसरी दुकान से ये सामान खरीद, दिमाग में बना लिया। लेकिन वो जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, जब तक मैं उसको कर नहीं देता, तब तक वो स्कीम्स नहीं, स्कीमा ही है। जब तक वो अंदर है तब तक वो स्कीमा ही है, जब तक वो बाहर नहीं आया। जब बाहर आ गया, व्यवहार बन गए, व्यवहारों का संगठित रूप आपका स्कीम्स है। और स्कीम्स का भी अनुकरण किया जा सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको देख के दूसरा बंदा सेम काम कर सकता है। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें तो कुछ लिखने लायक है नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ठीक है। यहां पे बात करें, समझ के चलेंगे लेकिन। तो 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की, और सबसे पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, जो होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे की, ठीक है। तो संवेदी गामक के नाम से ही पता चल रहा है, संवेदी मतलब संवेदनाएं, जिसको हम बोलते हैं इंद्रियां बोलते हैं, सेंस बोलते हैं, हमारे जो सेंस होते हैं। और गामक का मतलब है आपका मोटर, यानी कि एक्टिविटी, ठीक है, जो हमारे हाथ पैरों से हमारे बॉडी के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं गामक में आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो है संवेदी गामक अवस्था में पहले तो नॉर्मली बात करते हैं। नॉर्मली क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा है, ठीक है। तो जो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो गुण मैंने लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है और संज्ञानात्मक क्षमता जो है बहुत ही कम स्तर पे होती है। बच्चे के अंदर जो है सोचना समझना बहुत कम होता है, सिर्फ वो अपने मन से जो उसको जिसमें रुचि आती है वो कर लेता है, जिस मतलब अपने मन से काम कुछ भी करता रहता है, चाहे वो किसी चीज को तोड़ दे फोड़ दे, वो जो है संज्ञानात्मक रूप से सोचेगा नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अब इसके अंदर गुण क्या क्या होंगे, पहले बात करते हैं। पहली चीज, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है वो इस अवस्था में होती हैं, और इनको आप लिखते भी रहना क्योंकि यही आपके टैग वर्ड भी हैं, यही आपके टैग वर्ड भी हैं। प्रश्न इसी तरह से बनेंगे, मानसिक चित्रण कौन सी अवस्था में आता है, जीन पियाजे के हिसाब से मानसिक चित्रण कौन सी अवस्था में होता है। 4 अवस्थाएं देगा, संवेदी गामक होगा, पूर्व संक्रियात्मक होगा, औपचारिक संक्रियात्मक होगा, कौन सी अवस्था में है तो आपको पता होना चाहिए। ये हमने कौन सी स्थिति में पढ़ा है, पहली वाली में पढ़ा है। तो मानसिक चित्रण जो है संवेदी गामक अवस्था का एक गुण है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा, प्रतीकात्मक खेल जो है बच्चे कौन सी अवस्था में करता है, तो आपको पता है प्रतीकात्मक खेल जो है वो सेकंड अवस्था में आता है, जो कि आपका 3 बार 2021 वाले सीटेट में 3 क्वेश्चन इसी से आए, प्रतीकात्मक खेल से 3 क्वेश्चन पूरे। तो यहाँ पे बात करें, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं ऐसी क्रियाएं जिन पे बच्चे का या हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पलके झपकना, मतलब आप सबकी भी। तो पलके झपकना जो है वो एक तरह की प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिसको हम जानबूझ के रोक नहीं सकते, जो अपने आप होती रहती है। अगर हम रोकना भी चाहें तो कितने देर रोक सकते हैं, मतलब जबरदस्ती रोकना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट रोक लोगे, ज्यादा से ज्यादा कोई ज्यादा कंट्रोल होगा 2 मिनट रोक लेगा। लेकिन यह है कि ये झपकेंगी, और अगर स्वाभाविक रूप से हम इन्हें छोड़ दें, भूल जाएं,
तब भी पलकें जो है झपकती रहती हैं। सोने पे नहीं झपकती, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम जाग रहे हैं तो हमारी पलकें जो है वो अपने आप में झपकती रहती हैं। तो ये एक तरह की प्रतिवर्ती क्रिया है। इसी प्रकार से किसी खाने को देखकर मुंह में लार आना, वो आपका जो है प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये स्वाभाविक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नींबू खाने में कैसा टेस्ट होता है, तो अभी सुन के ही कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। इसी तरह से कोई भी टेस्टी खाना आपके सामने दिख जाए, आपको भूख लगी हुई है और आपका पसंदीदा खाना आपके सामने आ जाए, तो फौरन मुंह में पानी आने लगता है। हाँ, कि हम जबरदस्ती कंट्रोल करें वो अलग बात है। तो ये क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। और बच्चे में ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे कि पैरों में सेंसेशन बच्चे के बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे अगर आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके अगर आप जो है ऐसे फर्श पे उसको खड़ा करना चाहेंगे, जब बच्चा बहुत छोटा है, 3 महीने का, 5 महीने का, बच्चे ने चलना नहीं सीखा होता जब तक, उससे पहले की बात कर रहे हैं, 2-4 महीने का बच्चा, तो वो पैरों को अपना उठाता है, वो जमीन पे लगाता नहीं है। अगर बच्चे को आप लगाएंगे, या घास का मैदान होता है उस पर अगर बच्चे को खड़ा करेंगे, तो बच्चा पैर नहीं रखता उस पर नीचे, क्योंकि वो उनको बहुत जो सेंसिटिविटी वो बच्चे की बहुत ज्यादा होती है, उनको अजीब लगता है। तो इस तरह की जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, अनुकरण का गुण। बच्चे जो सीखते हैं ना, वो अनुकरण करके सीखते हैं। यह अनुकरण करने की प्रवृत्ति इस एज में बहुत ज्यादा होती है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, व्यवहारों की नकल करना। अनुकरण मतलब इमिटेशन, यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना। नकल करना जो है ऐसा नहीं होगा कि लिखने की नकल कर ली, या फिर हमने जो है कोई पेंटिंग देखी उसको देख के पेंटिंग की नकल कर ली, वो वाली नकल नहीं, बल्कि व्यवहारों की नकल। जैसे कि अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे और मैंने जो है ऐसे ऐसे किया, मैंने खुजाया यहाँ पे, और बच्चा मुझे देख के सेम ऐसे ही कर रहा है, तो वो अनुकरण है। या मैंने कोई बात बोली है और बच्चा जो है सेम सुन के वही बात बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो अनुकरण है। या मैंने जो है ऐसे पेन पकड़ा और पेन को ऐसे फेंक दिया यहाँ पे, और बच्चे ने जो है पेन उठाया और फेंक दिया, तो वो अनुकरण है। मतलब व्यवहारों का अनुकरण जो होता है। तो अनुकरण के द्वारा जो है बच्चा सीखता रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है बच्चा सीखता रहता है। आपने देखा ही होगा, बच्चे जो है अपने माँ बाप की नकल करते रहते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण जो है इस अवस्था में आता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं, पढ़ा आपने सबने है। वस्तु स्थायित्व का गुण जो है पहली अवस्था में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा जो है 3-4 महीने का होगा, या 5 महीने का, या 6 महीने का बच्चा जो होगा, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी चीज जब तक उसके सामने है, जब तक वो उस चीज के बारे में जो है, जैसे उसका खिलौना है उसके सामने रखा है, तो वो उसका वजूद है। अगर आपने उस खिलौने को वहां से हटा के आपने जो है उससे दूर ले गए, आपने छिपा दिया, तो उसके लिए उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, कि अब वो खिलौना नहीं रहा, ऐसा मानना। मतलब बच्चे जो है, बच्चे के दिमाग में उसकी कोई स्मृति इस टाइप की नहीं होती कि हाँ वो जो है कहीं और भी होगा, या उसको मैं ढूंढूं, या इस तरह की चीज नहीं होती। लेकिन जैसे बच्चा जो है 18 महीने का, या 16-17 महीने का हो जाता है, 20 महीने का हो जाता है, तो 16 या 18 महीने से लेके 24 महीने के बीच में ये गुण आपका उत्पन्न होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण। उस स्थिति में क्या होता है, अगर बच्चे के खिलौनों को आप छुपा भी देंगे, तब भी उसके दिमाग में ये संकल्पना बनी रहती है कि हाँ मेरा खिलौना कहीं ना कहीं है, और वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। बच्चा जो है वो खिलौनों को ढूंढेगा, आपसे जो है आपके पीछे देखेगा। अगर आपने कहीं भी छुपाया है, आपको जाते हुए अगर उसने देख लिया कि मेरे पापा जो है खिलौना लेके उस रूम में गए, वो उस रूम में जाएगा, वहां पे देखेगा, वहां पे होगा। मतलब उसकी कहीं ना कहीं जो है उस चीज की, वस्तु की, या उस खिलौने की, या उस सामान की जो है, उसके अंदर एक कल्पना या एक जो है चित्र उसके दिमाग में होता है कि हाँ वो चीज है, वो खत्म नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं है। तो उसको हम वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। हालांकि इस अवस्था में लास्ट में जाके आता है ये 2 वर्ष से थोड़ा सा पहले, मतलब 18-20 महीने के एज में जो है ये गुण आता है। ठीक है, बच्चे जो है हाथों और आंखों से सबसे ज्यादा सीखता है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इंद्रिय गामक अवस्था है। इंद्रिय भी बोलते हैं, संवेदी भी बोलते हैं। तो इंद्रिय गामक अवस्था है, तो इंद्रियों से सबसे ज्यादा सीखता है बच्चा। हाथ और आंख की बात इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा देख के सीख रहा है पहली चीज, उसके बाद में टच करके बच्चा चीजों को सीखता है। तो यह तो वो जैसे मैंने अभी बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि कुकर के ऊपर या गर्म बर्तन के ऊपर हाथ लग जाना, या फिर ठंडे पानी में हाथ डालेगा तो उसको लगेगा कि ये ठंडा पानी ठंडा होता है, इस तरह की चीजें। तो बच्चा जो है तोड़ फोड़ के खिलौनों को तोड़ देगा, मतलब इस तरह से एक्टिविटी कर करके सीखता रहता है बच्चा। ठीक है, मानसिक चित्रण जो है वो एक गुण है जो कि आपका संज्ञानात्मक विकास से या संज्ञान से रिलेटेड है। मानसिक चित्रण का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि किसी भी चीज को देख के पहचानना। क्या ये जो है आपका किस में आता है, एक सिद्धांत है आपका, कौन सा है, ब्लूम का सिद्धांत है, हाँ उसमें ही है शायद। तो उसमें एक स्थिति है मानसिक चित्रण। तो मानसिक चित्रण एक्चुअल में यहीं पे बात करते हैं हम जीन पियाजे के हिसाब से,
मानसिक चित्रण जो है वो एक्चुअल में किसी भी चीज को देख के पहचानने की प्रवृत्ति, यानी कि अगर उसकी जो माँ है तो उसको भी वो देख के पहचानेगा कि हाँ, उसकी शक्ल जब उसके दिमाग में आ जाएगी, उसके गुण उसको नहीं पता, माँ क्या होती है उसकी परिभाषा उसको नहीं पता, उसके जो है क्या विशेषताएं होती हैं वो नहीं पता। ये सामान की बात करें हम तो एक खिलौने की या एक टीवी की क्या विशेषताएं होती हैं उसको नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि टीवी का नाम टीवी है, बस उसको ये पता है हाँ ये कोई चीज है जो मैंने पहले देखी है, मतलब कल देखी थी आज भी देखी है मैंने, ठीक है। तो ये मानसिक चित्रण होता है कि किसी भी चीज को सिर्फ देख के उसकी आकृति के अनुसार पहचानना, ठीक है, हालांकि उसे उसकी विशेषताएं नहीं पता होती। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ये कि मार्कर लिया है, एक पेन ले लो, एक पेंसिल ले लो, तो सब बच्चा सबको एक जैसा ही समझेगा क्योंकि उसको इनके गुण नहीं पता है, तो वो सबको एक ही समझेगा। अब खेलने की प्रवृत्ति तो होती ही है और खिलौने तोड़ता भी है बच्चा इस एज में, ठीक है। सेकेंड स्टेज होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष तक की होती है, ठीक है। हालांकि इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है उन्होंने, 2 से 4 और 4 से 7 वर्ष दिया है उन्होंने, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उससे सवाल पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछा आज तक। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से गुण आते हैं ये देखते हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया और सबसे पहला गुण जो है वो है सूचकता। सूचकता का मतलब होता है किसी भी चीज में रिलेशन बना लेना, उसको हम सूचकता कहते हैं। मतलब अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि पावलोव का सिद्धांत था कि आपका जो है साहचर्य में और आपके जो है स्टिमुलस में, सॉरी अनुबंधन, जो उनमें साहचर्य उत्पन्न हो जाता है, जो आपकी क्रिया है, जो हमारी क्रिया होती है और जो वस्तु होती है या कोई एक्टिविटी होती है, उन दोनों के बीच में साहचर्य बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी साहचर्य बनता है, संबंध बनता है। तो सूचकता क्या है? किसी भी चीज को उसके रिलेटेड एक्टिविटी से पहचान लेना। या मैं फॉर एग्जांपल दूं, जैसे बच्चे की माँ होती है तो उसका संबंध उसकी आवाज से लगा लेना। मतलब बच्चा जब माँ की आवाज पहचानने लगता है तो जैसे उसकी आवाज सुनता है बच्चा, तो बच्चा जो है पहचान जाता है कि मेरी माँ जो है आसपास ही है। उसके अलावा भी छोटी चीजों पे अगर आए तो जो माँ की चूड़ियों की आवाज होती है या पायल की आवाज होती है, उससे भी बच्चा जो है पहचान लेता है कि ये मेरी माँ है और मेरी माँ जो है मेरे आसपास है, चाहे वो उस कमरे में हो या वहां हो या बाहर हो, कहीं भी। तो ये एक तरह का सूचकता का गुण कहलाता है। मतलब किसी भी चीज से किसी पर्सन को या किसी दूसरी चीज को रिलेट कर लेना, वो आपका सूचकता हो गया, ठीक है। और वो इस स्टेज में आपके आ जाता है, इससे पहली वाली में नहीं होता। जैसे कि मैंने बात की थी मानसिक चित्रण में, वहां पे मानसिक चित्रण में जब तक उसकी माँ उसके सामने नहीं आई तब तक वो नहीं पहचानेगा किसी भी चीज से रिलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका। और उसके अलावा जो है केंद्रीयता होती है आपकी। केंद्रीयता और आत्म केंद्रीयता एक ही बात होती है। केंद्रीयता मतलब किसी भी एक चीज के पीछे टिक के रह जाना। आत्म केंद्रीयता से इसको समझते हैं हम। आत्म केंद्रीयता का मतलब ये होता है कि बच्चे को इस एज में ये लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मेरे से रिलेटेड है। यानी कि ये पृथ्वी जो है, यहाँ पे जितने काम हो रहे हैं वो सब मेरे से संबंधित है। आत्म केंद्र का मतलब यही है कि अपने ऊपर केंद्रित हो जाना, खुद के। जैसे कि उसको ये लगता है कि जो सूरज है ये भी मेरी तरफ देख रहा है, अगर मैं इसकी तरफ देखूं मेरी तरफ देख रहा है। अगर उसको ये लगता है कि पेड़ मेरे से बात करते हैं, उसको ये लगता है कि अगर मैं भाग रहा हूं तो पेड़ भी मेरे साथ भाग रहे हैं। या उसको ये लगता है कि जैसे कि हमें ये लगता था ना कि चांद जो है, जैसे चांद रात को दिखता है, पहले घरों में छत पे सोते थे, आजकल तो छत पे लोग सोते नहीं है, गाँव में सोते हैं अभी भी। तो वहां पे क्या है, छत पे चांद देखते हैं। और जब हम जैसे दूसरे शहर में गए, मान लो अपनी नानी के यहाँ कहीं भी, तो वहां हम देखेंगे कि चांद वहां भी है। तो हमें ऐसा नहीं लगता था बचपन में कि ये चांद हमारे घर पे भी है और यहाँ भी मेरे साथ साथ आ गया। तो ऐसा लगता है इस एज में कि ये चांद मेरे साथ साथ जो है मेरी नानी के घर भी आ गया। तो मतलब वो आत्म केंद्रिता का गुण होता है। मतलब पूरे जो है चीजों को बच्चा खुद से रिलेट कर लेता है। उसके अलावा जो है एक गुण होता है जीववाद का। जीववाद का गुण जो होता है वो ये होता है कि बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझने लगता है या जीवित समझने लगता है, जिनमें गति होती है, गतिमान चीजों को। जैसे कि आपके छत का पंखा होता है, उसमें गति है तो बच्चा घूम रहा है तो बच्चा समझता है ये जिंदा है। और जैसे एरोप्लेन होता है तो एरोप्लेन भी आपका जो है उड़ रहा है तो बच्चे को लगता है कि ये जो है एक जीवित प्राणी है। उसी तरह से और भी चीजें हो सकती हैं जिनके अंदर क्रिया होती है, जैसे कार हो गई, तो उनको क्या समझता है बच्चा जो है जीवित समझता है, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल तो रिलेटेड मतलब इसका कोई बड़ा वो नहीं है कि हाँ इससे रिलेटेड ओपनली प्रश्न आएगा, सिर्फ डायरेक्टली ऐसे ही पूछता है। प्रतीक करके मतलब कोई भी सिंबॉलिक
जो प्ले बच्चे खेलते रहते हैं इस एज में, और खेलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इस स्टेज में, उससे आगे बढ़ जाती है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता और जिज्ञासा इस स्टेज में बढ़ जाती है। विचार जो है वो अजीब अजीब तरह से आते हैं और नई नई चीज़ों को जानने की, खोजने की जिज्ञासा, सवाल बच्चा बहुत ज़्यादा पूछता है इस एज में, इस स्टेज में, क्योंकि उसको जानने की और किसी भी चीज़ को समझने की जिज्ञासा होती है, तो वो सब चीज़ें समझता है। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और यही वर्ड जो है आपके टैग वर्ड भी हैं, इन सारे वर्ड्स को याद रखना है कि कौन सा वर्ड जो है कौन से स्टेज में आ रहा है। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, जीन पियाजे ट्रिक, तो उसकी शॉर्ट वीडियो चैनल पे पड़ी है, वो अगर देखनी है तो देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट स्टेज है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष है। तो इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं? पहली चीज तो इसके नाम में लिखा हुआ है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है वो चीजें जो आपके सामने अवेलेबल है, जो ठोस चीजें होती हैं वो आपकी मूर्त हैं। जैसे कि आपकी हवा है, तो हवा जो है वो अमूर्त हो गई, एक तरह अमूर्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन इस एज में बच्चा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इससे गुलाब है, तो गुलाब को तो हम देख सकते हैं, तो वो एक मूर्त चीज है। लेकिन अगर हम बात करें गुलाब की खुशबू की, तो गुलाब की जो खुशबू है वो आपकी अमूर्त संकल्पना है, वो आपकी मूर्त संकल्पना नहीं हुई। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझ सकता है जो उसके सामने प्रस्तुत किए जाएं, जो उसके सामने रखे जाएं। अगर आप कोई सवाल भी कर रहे हैं तो आपके अगर उसके सामने वो चीज है तो बच्चा उस कैलकुलेशन को कर सकता है। अगर आप उससे वर्बली पूछेंगे तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी सवाल मैंने यहाँ लिख के दिया इस तरह से, 2 × 4 भाग 2, तो बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसका सवाल का आंसर तो बच्चा कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उससे ऐसे लिख के ना पूछूं और मैं बोलूं चलो बताओ 2 को 4 से गुणा की हमने और फिर जो आंसर आया उसको हमने 2 से फिर से भाग की, तो आप बताओ उसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर बच्चा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो एक अमूर्त संकल्पना होगी जो आप बोल के बता रहे हैं, वो उसके सामने नहीं है। तो जो चीजें सामने है उसका आंसर दे देगा बच्चा, जो सामने नहीं है उसको नहीं समझ पाएगा। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, मैंने सवाल कर लिया किसी भी बच्चे से कि 3 बहनें हैं और तीनों बहनों में से मान लीजिए एक का नाम अंजू है, एक का नाम मंजू है और एक का नाम संजू है। तो मैंने कहा कि मंजू जो है वो संजू से बड़ी है और अंजू जो है वो संजू से छोटी है, तो बताओ सबसे बड़ी बहन कौन सी हुई। तो इनका आंसर देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो अमूर्त है। लेकिन अगर उन्हें तीनों बहनों को हम सामने लाके खड़ा कर दें उनके, तो वो बच्चा बता देगा देख के कि ये वाली बड़ी है। हालांकि वहां पे वो उसकी हाइट के हिसाब से बताएगा, क्योंकि एज पहचानना तो मुश्किल है उसके लिए, तो वो हाइट के हिसाब से देख के बता देगा कि ये लड़की बड़ी है, ये वाली बहन इनकी बड़ी होगी। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन या जितनी भी कैलकुलेशन या मानसिक क्रियाएं बच्चे की होगी वो सामने होगी, देख के होंगी। अमूर्त रूप से बच्चा कल्पना यहाँ पे नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ठीक है, तो इसी चीज से हमने जो है इनके गुण लिखे हैं। गुण ये है कि मूर्त चिंतन कर सकता है बच्चा। मूर्त चिंतन का मतलब यही है जो चीजें सामने है उसके बारे में सोच सकता है। चिंतन तो यहाँ पे भी करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे भी करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सामने है ये चीज, तो बच्चा चिंतन उसका कर लेगा, चाहे वो लिख के ही क्यों ना करे। ठीक है, उसी प्रकार से तार्किकता इस स्टेज में आ जाती है मतलब तर्क करने की क्षमता कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे भी इस सवाल में तर्क चाहिए ना, बिल्कुल, कि 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, इसमें एक तर्क है। तो किसी भी चीज में तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है इस स्टेज में आ जाती है। वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है, मतलब बच्चा जो है बांट सकता है चीजों को। जैसे कि हमने जो है 3 उसको जो है बहुत सारे हमने वो दिए सिंबल्स, जैसे कि 3 त्रिकोण दे दिए, फिर हमने 2 जो है उसको वर्ग दे दिए और 3 गोले दे दिए। तो वो उनकी विशेषताओं के आधार पर गोलों को अलग कर देगा और त्रिकोण को अलग कर देगा और त्रिभुज को, और आपको जो है वो वर्ग को अलग कर देगा। तो वर्गीकरण की क्षमता आ गई उसके अंदर। उसी प्रकार से रंगों के आधार पर वर्गीकरण कर लेगा। तो बहुत सारी चीजों के आधार पर वर्गीकरण जितनी भी चीजें में होते हैं, ये वर्गीकरण बच्चा जो है इस स्टेज में सीख जाता है। ठीक है, संरक्षण, संरक्षण का मतलब समझता है क्योंकि संरक्षण जो है बहुत बार आता है और इसका मतलब नहीं पता चल पाता क्या है। संरक्षण का मतलब एक्चुअल में है, जीन पियाजे के हिसाब से बात करेंगे हम, किसी और की बात नहीं करेंगे, क्योंकि संरक्षण का अर्थ जो है अगर कहीं और ले जाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। संरक्षण का मतलब होता है हमारे वातावरण में होने वाले चेंजेस, परिवर्तन, या फिर किसी भी चीज के होने की वजह। मतलब कि हमारे अगर वातावरण की बात करूं मैं, तो पेड़ होते हैं
और पेड़ों के कटने से क्या परिणाम होगा ये समझना, या पेड़ों के लगाने से क्या परिणाम होगा, क्या चेंज होगा हमारे वातावरण में ये समझना, ये संरक्षण के अंदर आता है। मतलब हमारे वातावरण में होने वाले चेंजेस और वातावरण में किसी भी चीज के होने या ना होने की वजह समझना, ये आपका जो है संरक्षण के अंदर आता है। अब इसको जो आप जो है और चीजों में भी कहीं पे भी ला सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा जो है पलटावी गुण, पलटावी गुण का मतलब है किसी भी संक्रिया को जहां से शुरू किया है उस संक्रिया को पूरा करके लौट के वापस वहीं तक आना। जैसे कि मैं बात करूं, ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है और ये मैंने एक संक्रिया की है, इन दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को वापस लाने के लिए क्या करूंगा मैं, फिर से मैंने वही किया, तो ये पलटावी गुण है। ये तो इसका सीधा गुण हुआ कि मैंने इसको अलग किया। अब अगर मैं वापस इसको ला सकता हूं तो ये पलटावी गुण है। तो ये संक्रियाओं में या कार्यों में जब आ जाता है उसको हम पलटावी गुण कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे कि 2 + 4 बराबर होता है आपका 4 + 2 के, तो ये भी आपका पलटावी गुण होगा, या एक तरह से और इसको बात करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने 2 को गुणा की है 4 से और फिर मेरे पास जो आया है वो आया है 8। तो अब अगर क्या करना पड़ेगा मुझे, 8 को मैं 2 से भाग दूं तो फिर से मेरे पास क्या आएगा 4। तो इस तरह से जो है मतलब कहने का, जहां से संक्रिया को शुरू कर रहे हैं वहां पे वापस से संक्रिया को ले आना, मतलब उसके एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं हम, जैसे आगमन और निगमन विधि होती है। तो एक होती है आगमन विधि जिसमें हम बच्चों को उदाहरण दे देते हैं और बच्चा जो है फिर उसके उदाहरण के बेस पे काम करता है और नियम बना लेता है। तो एक प्रक्रिया तो ये हुई कि उदाहरण से हमने नियम बना दिया, अब उसी नियम का इस्तेमाल करते हुए हमने और उदाहरणों को हल किया, तो वो हमारी जो है पलटावी गुण वाली क्रिया होगी। मतलब जहां से शुरू की थी वहीं पे वापस आ जाना, ये होता है पलटावी गुण, ठीक है। चलिए उसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता का मतलब तो यही है कि क्रम को समझ लेना, किसी भी चीज के श्रेणी क्रम हो गया या संख्याओं का क्रम हो गया या वस्तुओं का क्रम हो गया, छोटे बड़े का क्रम हो गया, ये चीजें तो क्रमबद्धता तो आपको पता है, ये भी एक गणित का ही एक गुण है। तो उसके अलावा जो है गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। तो गणितीय संख्या क्रियाएं कौन कौन सी होती है, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, उनके पीछे रूल्स जो होते हैं वो भी बच्चा इस स्टेज में समझ जाता है कि घटाना किसको कहते हैं, तो कम करना किसको कहते हैं, तो वो सब चीजें बच्चा जो है इस स्टेज में समझ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं 11 वर्ष से ऊपर। तो वैसे किसी किसी जगह पे बोलते हैं कि 11 से 15 वर्ष होती है, किसी में बोलते हैं 11 से 18 वर्ष होती है, और किसी में बोलते हैं कि 11 के बाद लास्ट तक कभी तक भी इसका जो है मतलब रुकती नहीं है। तो वयस्क अवस्था भी लिखा हुआ आता है, तो मानते हैं हम कि वयस्क अवस्था तक जो है हो सकती है 11 से 18 वर्ष, हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है गुण आते हैं आपके अमूर्त चिंतन। अब जो है बच्चा जो है काल्पनिक रूप से, अमूर्त मतलब जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में बच्चा चिंतन कर सकता है। मोरली यानी कि मौखिक रूप से बच्चा जो है किसी भी सवाल का आंसर दे सकता है और जो चीज आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे ताजमहल हमारे सामने नहीं है लेकिन हम ताजमहल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अमूर्त चीजों के बारे में भी बच्चा जो है यहाँ पे सोचने लगता है। काल्पनिक चिंतन मतलब किसी चीज के बारे में कल्पना करना, जो चीज नहीं है वास्तव में उसके बारे में भी हम कल्पना कर लेते हैं, तो वो आपका काल्पनिक चिंतन होता है। जैसे आप कभी लंदन नहीं गए हैं लेकिन आप सोचें कि लंदन कैसा होगा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तो काल्पनिक चिंतन हो गया। निगमनात्मक वही है, रूल्स वगैरह को समझ के। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता आ जाती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण तो नहीं कहेंगे लेकिन मोस्टली बच्चा जो है 95% विकास बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का हो जाता है, तो यहाँ पे परिपक्वता हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर